चलो। अगला प्रश्न है अपना, किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है। टैंक का 1/4 भाग भरा है और उस हिसाब से इसमें 135 लीटर पानी है। यदि इसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है। तो 1/4 भाग का मान दे रखा है और 135 लीटर, तो 180 के हिसाब से कितना भाग भरेगा। तो सीधी सी बात है, अपने इसको करने के लिए अपने 135 लीटर पानी से भरता है कितना, 1/4 भाग। ठीक है, तो 1 लीटर पानी से कितना भरेगा, 1/4 और ये बट्टे में आ जाएगा 135 लीटर, ये भाग आ जाएगा इतना। इसी प्रकार 180 लीटर से कितना भरेगा, ये अपना प्रश्न हो गया। तो 1/4 गुणा 135 और ये आ गया 180। अब काट लो इसको, ये 45 और ये 45 दिया 135। ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा है और नीचे बच गया 3। तो 180 लीटर से अपना 1/3 भाग पानी इसमें भर जाएगा। ये एक एक नियम से अपन ने आराम से इसको कर लिया। 135 लीटर से 1/4 भाग, जबकि फिर 1 लीटर का निकालेंगे तो 135 भाग में आ जाएगा। 1 लीटर का निकाल लिया। अब जितने का पूछा है, 180 का पूछे, 200 का पूछे, 500 का पूछे, तो वो 180 से इसको गुणा कर देंगे तो इधर गुणा में कर दिया। ये 4 से कट गया, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 45 दिया 135, इससे कट गया। तो 180 लीटर के लिए आपके पास आ गया 1/3 भाग। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त किए। कोई एग्जाम में 30% अंक प्राप्त करती है। 30% अंक प्राप्त करने पर वह 15 अंकों से फेल हो गया। ठीक, और उसी परीक्षा में श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए। उसने 40% अंक प्राप्त किए तो वो 20 अंक, उसके जितना उसको पास होने के लिए अंक चाहिए थे उससे कितने ज़्यादा हैं, 20 अंक ज़्यादा गए। उत्तीर्णांक से 20 अंक ज़्यादा आ गए। ठीक है, तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या है। सीधी सी बात है, डायग्राम से समझ लो आप ऐसे कि यहाँ पे कोई आदमी उत्तीर्ण होता है। राम ने तो जितना अंक प्राप्त किए 30% अंक प्राप्त किए, तो उत्तीर्ण होने के लिए यहाँ तक पहुँचना था उसको अंक कम पड़ गए कितने, 15 अंक। 15 अंक कम पड़ गए। जबकि श्याम का क्या हुआ, उसके उत्तीर्ण से भी ज़्यादा अंक आ गए, 20 अंक ज़्यादा आ गए। 20 अंक ज़्यादा आ गए और वो हो गए इसके 40%। इसका मतलब राम के अंकों में और श्याम के अंकों में 10% का फर्क है। 10% इसके श्याम के ज़्यादा आ रहे हैं, इसके कम आ रहे हैं। तो इसका मतलब 10% जो है वो इन दोनों अंकों के बराबर है, 15 और 20 अंकों के बराबर। कहने का मतलब जो 10% इनका अंतर आया, 40 और 30%, ये किसको निर्धारित कर रहा है, इन दोनों अंकों के योग के बराबर। तो 20 और 15 35 अंक। परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, इसका मतलब 100% का मान पूछा है। जब आपको 10% का मान पता है तो 100% का तो मान सीधा ही हो जाएगा। ये 10 गुणा कर देंगे इसको तो ये 350 अंक हो गए सीधे ही, बेसिक मेथड से। 10% है 35, तो 100% कितना हो जाएगा, 350 अंक। 10 गुणा कर दिया इसको भी 10 गुणा कर दिया, तो ये आपके हो गए पूर्णांक। अगला प्रश्न आपका, किसी रेडियो को 25% हानि पर 510 रुपये प्राप्त होते हैं। किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने पर बेचने पर 510 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो बताओ वह 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचेगा। 25% हानि में बेच रहा है
तो 510 रुपये। इसका मतलब कितने प्रतिशत पे बेचा उसने? 100% में से 25% उसको हानि हो गई। इसका मतलब उसको 75% की वैल्यू, 75% किसको निर्धारित कर रहा है? 510 रुपये को। 75% का मान है 510 रुपये। अब उसको 25% लाभ चाहिए, 100% से ज़्यादा 25% लाभ चाहिए उसको। इसका मतलब मान किसका निकालना आपको? 125% की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है इसने। ऐसे प्रश्न के लिए आपको डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे कर दो। ये x है तो ये 75 x बराबर हो जाएगा 125 गुणा 510। 75 आ गया भाग में, 125 गुणा 510 बट्टे में 25 से काट दो इसको। 25 दिया 75, 25 पंजे 125, ये 3 से कट जाएगा, 17 3 51, 170। 170 को 5 से गुणा करो, ये तो 0 ऐसे कैसे, और 17 पंजे 85, 850। कहने का मतलब अगर उसको वो 850 रुपये में बेचेगा तो उसको 125% मूल्य मिलेगा, मतलब 25% उस पर लाभ मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, किसी धन का 4% वार्षिक की दर से 8 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि का 5% वार्षिक की दर से 15 माह का साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो 2 कंडीशन दे दी, मूलधन पूछा है। ठीक है, मूलधन पूछा है। पहली कंडीशन में दर 4%, ब्याज वार्षिक है, वार्षिक संयोजन है, 8 माह का, पहले तो इसको वर्ष में बदलेंगे, 8 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 8/12, एक महीने में 12, एक साल में 12 महीने होते हैं तो 8/12 वर्ष, ये वर्ष में बदल जाएगा। साधारण ब्याज, फिर उसी धनराशि का 5% 15 माह के लिए साधारण ब्याज 129 रुपये कम है। तो समीकरण बनेगा इसमें सीधा सा, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज PRT/100, समय दर और मूलधन दर और समय बटे 100। यहाँ पे अपने पास मूलधन नहीं है, मूलधन का अपन मान लेते हैं x, या P भी मान के कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण बना लेते हैं। तो यहाँ से मूलधन x, दर इसमें 4% और समय इसमें 8 महीना, तो 8/12, बटे में आपके 100 होता ही है, तो ये 100 गुणा में चलेगा। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। तो दूसरी कंडीशन यहाँ लिख लेता हूँ मैं, x अब की बार दर 5% है और समय 15/12 है और ये 100 सूत्र का है। अब ये क्या कह रहा है, ये जो ब्याज है उसी धनराशि के 15 माह वाले की साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है, ये वाला इससे 129 कम है। इसका मतलब इसमें 129 जोड़ेंगे तब ये बराबर होएगा, इसमें 129 जोड़ेंगे तब ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। ये बन गया समीकरण। और इसमें जो कटता है काट लो यहाँ पे, ये आप 4 × 12 3, तो ये x 8x/300 प्लस 129 बराबर, यहाँ पे कट रहा है 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और ये कट गए इससे 20 × 5 = 100 और ये कट गए इससे 5 × 4 = 20। यहाँ पे आप लिख दोगे, ऊपर तो बचेगा 100 ओनली और नीचे 4 × 4 = 16। 129 को इधर भेज दो, इसको इधर ले लो, या फिर 129 को तो यहीं रहने दो, बराबर x/16 और क्या आ जाएगा माइनस में 8x/300
300। दोनों का लघुत्तम ले लो। लघुत्तम ऐसे नहीं तो ऐसे ले लो आराम से। 16 2 150 और ये 8, फिर 2 से 75 और ये 4, फिर 2 का 75 और 2, फिर 2 से 75 और 1, 3 से 25, फिर 3 से 5 से और फिर 5 से। ये इसका लघुत्तम आ गया। ये 25 थी 75, 75 को 2 से करेंगे तो 150, 150 को 2 से करेंगे तो 300, 300 को 2 से 600, 600 को 2 से करेंगे तो 1200। इनका लघुत्तम आ गया। 16 को इसके डिवाइड किया, 16 6 96, 16 5 80, 16 6 96, 16 संते 112, 7 बार गया और बच गया 8, 16 5 80 तो 75। ये तो हो गया 75x। और ये 300 को इससे किया तो 4 बार और ये 8 चौक 32x। ये इसके गुणा में आ गया 129 गुणा 1200। 75 में से 32x माइनस कर लो आराम से। ये x 5 में से 2 गए तो 3 और 7 में 3 गए तो 4, 43। ये डिवाइड में जाएगा इसके 129 गुणा 1200 बटे में आ गया 43। ये जो आपका x का मान आ जाएगा मूलधन का 43, 3 से कट जाएगा ये और ये आ गया 12 तिया 3600 रुपये। x का मान आ जाएगा ये। मूलधन आपका आ गया 3600 रुपये। इसका मतलब जो धनराशि की बात कर रहे हैं, मूलधन की बात कर रहे हैं, वो कितना आएगा इसमें 3600 रुपये। बस इसका साधारण ब्याज और इसका साधारण ब्याज में जो डिफरेंस है 129 वो इसमें जोड़ के अपन इसको हल कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। टाइम लंबे प्रश्न है ये, इसमें टाइम खूब मिलता है एग्जाम में, तो ऐसे प्रश्न करने में दिक्कत नहीं होगी। आप बेसिक तरीके से करोगे आराम से धीरे धीरे तो आपके आंसर आराम से आ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका 25 संख्याओं का औसत 18 है और उनमें से 25 में से प्रथम जो 12 संख्याएं हैं उनका औसत 14 है और अंतिम 12 संख्याएं हैं उनका औसत 17 है। मतलब 12 और 12 24 संख्या तो ये हो गई, एक संख्या बच गई बीच में और वो है 13वीं संख्या। वो पूछा है उसने क्या होगा। डायग्राम से समझते हैं अपने भाई। 1 से लेके 12 तक की संख्या ये, फिर ये 13वीं संख्या है जो अपने को निकालनी है और फिर 14 से 25 तक 12 संख्या ही होगी। इनका औसत दे रखा है, इनका औसत दे रखा है और इन 25 संख्याओं का भी औसत दे रखा है। अपने को क्या करना है, ये 13वीं संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब संख्याओं का योग में से इसका और इसका योग उठा देंगे तो ये बचेगी कि नहीं बचेगी। तो कैसे करेंगे अपने, संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, औसत को जितनी संख्या होती है उससे गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 से लेके 25 तक की संख्याओं का योग तो कितना हो जाएगा आपका 25 गुणा 18, तो 18 पंजी 90 और 18 दूनी 36 और 36 और 9 45, 450। मतलब 1 से लेके 25 संख्याओं का योग, जो 25 संख्याएं थी उनका योग तो आ गया 450। अब अपने को दे रखा है कि 1 से लेके 12 तक की संख्याओं का औसत, मतलब प्रथम 12 संख्याएं उनका औसत दे रखा है 14 है। 1 से लेके 12 तक की संख्याओं का औसत दे रखा है 14 है। तो ये 12 संख्याएं हैं तो इनको भी गुणा कर लो, उल्टा भी लिख दो भले, 12 गुणा 14 ऐसे लिख देगी बात है। 14 दूनी 28, 14 एकम 14 और 2 16, ये आ गई 168। इनका योग, इनका भी योग निकाल लेते हैं। 14 से 25 तक की संख्याओं का योग, तो ये भी 12 ही है और इनका औसत दे रखा है इसमें अपने 17। तो ये 17 दूनी 34 और 17 एकम 17 और 3 20। कहने का मतलब
इनका और इनका दोनों का मान आ गया अपने पास, और इन सब संख्याओं का टोटल भी आ गया। तो अपन क्या करेंगे, इस 25 संख्याओं के औसत में से 12 और 12 इन 24 की संख्याओं का योग घटा देंगे। 25 संख्याओं के योग में से इन 24 संख्याओं का योग घटा देंगे तो जो एक संख्या 13वीं संख्या है वो बच जाएगी। तो सीधा सिंपल सा है, इनका योग कर लो पहले। तो 12 8 4 12 का 2 हासिल की 1 6 1 7 और ये 372 आ गया इसका और इसका योग। टोटल अपने पास है 450 पूरा, उसमें से इन दोनों का घटाएंगे अपने 372, ये बच गए 8 और ये 14 में 7 गए तो 7, इसका मतलब है 78। 13वीं संख्या जो थी, 13वीं संख्या, इसका मान आ गया आपका 78। ठीक है। अगला प्रश्न आपका समय काम मजदूरी से। 400 व्यक्ति 5 घंटे का कार्य करके 8 दिन में 100 दरी बनाते हैं। तो 500 व्यक्ति 4 घंटे कार्य करके कितने दिन में 200 दरी बना सकेंगे? ऐसा प्रश्न हर बार आता रहता है परीक्षा में। तो इसके लिए आप एक सिंपल सा सूत्र है वो आप ध्यान में रखेंगे कि व्यक्ति, समय और दिन, MDH बटे कार्य, और इसमें भी ये 1 1 1 ले लेंगे तो दूसरा बराबर रख देंगे MDH। दूसरी कंडीशन इसमें लगा देंगे कार्य बटे में कार्य। M का मतलब है आदमी, मैन, व्यक्ति। ठीक है। दिन और आवर यानी घंटा, वर्क यानी कार्य कितना कर रहा है। तो इनमें से कोई एक चीज़ आपको नहीं देगा, बाकी चीज़ दे देगा, तो उसका मान की जगह आप निकाल लेंगे आसानी से। जैसे इसमें दे रखा है मैन 400, दिन 8 और घंटे 5, काम कितना हो रहा है उसका 100 दरी बना रहा है। ठीक है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में आदमी तो 500 हैं, घंटे 4 हैं और दिन आपके पास नहीं है, उसको मान लेते हैं अपन x, और दरी काम कितना हो रहा है 200। x का मान निकालना है, दिन निकालना है, कितने दिन में बनाएगा। ये 500 आदमी 200 दरी कितने दिन में बनाएंगे, जबकि काम इसे कितने घंटे कर रहे हैं, 4 घंटे कर रहे हैं। ये 5 घंटे काम कर रहे थे, 8 दिन में आदमी 400 थे, दरी 200 बना रहे थे। ठीक है। कैसा भी प्रश्न हो इसमें रख दोगे मान, आपका आराम से उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे वो दिन पूछे, चाहे वो घंटे पूछे, चाहे वो आदमी पूछे, चाहे वो कार्य पूछे, आराम से इसमें आप मान रखो और आपके हल आ जाएंगे। ये आपके 2 0 से 2 0 कट गए। ये 8 5 40 और 4 चौक 1600, सॉरी 160, 8 5 40 और 4 चौक 16, एक ही 0 आएगा। ये 2 0 से 2 0 और ये 2 दूनी 4, 5 दूनी 10x, 10 भाग में जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो x बराबर आ गया 16 घंटे। इसका मतलब 500 आदमियों को 200 दरी बनानी है, जबकि वो 4 घंटे ही काम करें। सॉरी, ये दिन है भाई, घंटे तो दे रखे हैं, ये दिन है। घंटे निकालने, दिन निकालने थे अपने को, घंटे नहीं। तो 16 दिन काम करना पड़ेगा उनको। कितने दिन काम करना पड़ेगा? 16। ठीक है। अगला प्रश्न भी समय कार्य मजदूरी से है। ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में कर सकता है। 3 आदमी है, ए बी सी, तीनों 24 दिन, 9 दिन और 12 दिन क्रमशः उस कार्य को करते हैं। अब बी और सी कार्य को आरंभ करते हैं। शुरुआत बी और सी करते हैं, परंतु 3 दिन ही काम करते हैं वो। बी और सी 3 दिन काम करके उस कार्य को छोड़ देते हैं।
अब 3 दिन काम करने के बाद बी और सी ने जितना काम किया वो जो बच गया जो कार्य शेष कार्य वो ए करता है। अब ये पूछा इसने ए उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले तो इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं भाई। एक किसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है तो वह 1 दिन में कितना करेगा। पहले तो हमेशा ऐसे प्रश्न जब भी आए तो कार्य को हमेशा पूरे कार्य को एक मानना आपको, ठीक है। तो एक की कार्य क्षमता ए 1 दिन में कार्य करेगा, 1 दिन में ए 1 दिन में कार्य करेगा, 1 दिन में करेगा वो 1/24 भाग। टोटल कार्य 1 था तो 1 दिन में वो पूरा कार्य 24 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में करेगा 1 कार्य का 24वां भाग। इसी प्रकार बी 1 दिन में कार्य करेगा, बी है वही 1/9 दिन 9 भाग करेगा। ऐसे ही सी 1 दिन में कार्य करेगा, सी करेगा 1 दिन में 1/12 भाग, ठीक है। अब ये एक दिन का कार्य आ गया बी और सी का। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, 1 दिन में ये इतना काम करता है, ये इतना काम करता है, तो 3 दिन में दोनों मिलके क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके इसको गुणा कर देंगे 3 दिन में। बी और सी, बी व सी मिलकर 3 दिन में 3 दिन में कार्य करेंगे। तीन दिन में कितना करेंगे, 1/9 प्लस 1/12 और 3 दिन में करेंगे तो 3 से गुणा। तो बस इनका लघुत्तम ले लो, 3 4 12 3 36 लघुत्तम आ गया, 9 चौक 36 और 12 3 36, 7/36 और गुणा है 3, ये कट गया 12 से, तो 7/12 भाग। कुल कार्य का 7/12 भाग तो बी और सी मिलकर 3 दिन में कर देंगे। शेष 12 में से 7 भाग कर दिया तो शेष भाग 12 में से 5 बच गया। 12 में से 5 जो भाग है मतलब 5/12 भाग कौन करेगा, ए करेगा। अब ये पूछ रहा है कि कितने दिन में करेगा, या फिर इसको निकालें कैसे कि कुल कार्य अपने 1 माना था तो शेष कार्य कितना होगा, शेष कार्य 1 माइनस बी और सी ने मिलकर 3 दिन में इतना तो कर ही दिया, 1 में से बी और सी ने जितना कार्य किया वो घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 12 एकम 12 माइनस 7/12 मतलब 5/12 भाग। ये शेष कार्य है। इस कार्य को ए कितने दिन में करेगा, तो ए इस कार्य को करेगा, एक 24 दिन काम करता है तो 5/12 गुणा 24, ये आ गया 12 दूनी 24, 5 दूनी 10 दिन में, 10 दिन में। ज़्यादातर कार्य तो इन्होंने कर दिया, 5 भाग बचा 12 में से वो ए करेगा 10 दिन में। इसका आंसर हो गया। फिर से देखो एक बार, ए किसी कार्य को करेगा 1/24, 1 दिन में करेगा 1/24 भाग, बी 1 दिन में करेगा 1/9 भाग, इसी प्रकार सी 1 दिन में करेगा 1/12 भाग। बी और सी मिलकर काम को प्रारंभ करते हैं और 3 दिन काम करते हैं। बी और सी ने मिलकर काम किया 1/9 और 1/12, दोनों का कार्य एक दिन का काम जोड़ दिया, 3 से इसको कर देंगे गुणा, तो इनका लघुत्तम लेके हल कर लिया, 3 से बाद में गुणा किया, 7/12 कार्य आ गया। 7/12 कार्य जो
कार्य का जो भाग था वो इन्होंने 3 दिन में कर दिया। जो बच गया, जो काम कौन करेगा? ए। और ए उस काम को करेगा जो इसके अलावा जो शेष रह गया, शेष कार्य निकालेंगे 1 में से घटा दिया। अब ये जो कार्य करेगा ए 24 दिन काम कर रहा है, तो ये 5/12 गुणा 24 10 दिन में काम करेगा। अगला प्रश्न है, एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसे 40 मिनट में खाली कर सकता है, तो बताओ दोनों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? जो नल ए है पहला, जो 1 घंटा मतलब 60 मिनट में इस टंकी को भर रहा है, जबकि दूसरा 40 मिनट में उसको खाली कर रहा है। तो पहले तो दोनों की निकालेंगे कार्य क्षमता, मतलब ये 1 घंटे में पूरे को भर रहा है, इसका मतलब इसकी कार्य जो क्षमता है 1 मिनट में, एक ही कार्य क्षमता का मतलब 1 मिनट में कितना भाग भरेगा ये? 1 मिनट में 1/60 भाग। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, टोटल 1 है टंकी, कुल 1 मान के, तो 1/60 भाग, एक की कार्य क्षमता होगी। नल बी की बात करें, बी नल, ये तो इसको भरता है, इतनी भरेगा। बी नल इसको कार्य खाली करेगा, इसकी कार्य क्षमता क्या होगी? तो ये 40 मिनट में खाली कर रहा है, तो 1/40 भाग, 1 मिनट में 1/40 भाग खाली करेगा। खाली जल्दी होगी, भरेगी लेट, तो कितनी देर में खाली हो जाएगी? तो खाली करने के लिए 1/40 माइनस 1/60 घटा देंगे, लघुत्तम ले लो, 6 चौक 24, डायरेक्ट ही लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर लो, चाहे लघुत्तम ले लो, 120 लघुत्तम आएगा इसका। 4 × 12 3 और ये 6 दूनी 12 2, 3/3 माइनस 2 1/120। इसका मतलब समय निकालेंगे इसका, कितनी देर में खाली करेगा ये? उलट दो इसको, 120 मिनट आ गई, मतलब 2 घंटे में यह टंकी पूरी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। 2 घंटा क्यों लगा? क्योंकि साथ साथ भर भी रहा है और खाली भी हो रहा है, तो पूरी तरह उसको खाली होने में कितना समय लग जाएगा? 2 घंटे। तो ऐसे पर्सन जो समय काम मजदूरी वाले उसकी तरह इनकी भी कार्य क्षमता निकलती है और उसी की तरह होते हैं, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर दोनों नल इसको टंकी को भरते रहते तो यहाँ प्लस कर देते, तो उसी हिसाब से निकल जाता, और दोनों खाली करते तो दोनों माइनस हो जाते, कितनी देर में खाली हो जाएगी? ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पंद्रह 15% तथा 40% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो? एलिगेशन यानी मिश्रण का जो प्रश्न है ये, और बहुत सरल है, इनमें सेम पैटर्न होता है, सेम ट्रिक है, वही अपनानी हर बार आता भी है परीक्षा में, आपको बीआरओ में भी आएगा ये। तो ये 15%, ये दोनों आपके पास मिश्रण है, बनाना है आपको 30% वाला, तो इनका अनुपात पूछा, तो इसका तो यूँ कर दो और इसका यूँ कर दो, इसमें से 40 में से 30 गया तो ये तो हो गया 10, और 15 में और 30 का अंतर जो हो गया ये हो गया 15, तो इनका जो अनुपात होगा ये 10:15। अनुपातों को काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 2:3 में, मतलब 2 भाग इसके और 3 भाग इसके लेंगे, दोनों घोलों को ले लेंगे, तो आपको 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो जाएगा। बस हमेशा हर बार ऐसे ही प्रश्न इसी तरीके से करने हैं, एलिगेशन मिश्रण के प्रश्न। ठीक है, रुको। अगला प्रश्न है आपका, सोनल व सोनम की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु को गुणन करते हैं तो
90 वर्ष होता है हो तो बताओ कि दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। दोनों की आयु का योग निकालने, पहले तो दोनों की आयु 2:5 दे रखी है, तो मान लेते हैं, माना दोनों की वर्तमान आयु क्या है 2x और 5x अनुपात दे रखे, तो उस हिसाब से अपन ने इनकी सोनल की 2x हो जाएगी और सोनम की 5x हो जाएगी। अब आगे जो दे रखा है दोनों की आयु का गुणनफल, इन दोनों का गुणा 90 वर्ष है, तो दोनों को गुणा कर देते हैं, 2x गुणा 5x, ये आ गया आपका 90, ये हो गया 2 पंजू 10 और x x स्क्वायर, ये 90, 10 आ जाएगा भाग में, तो 90/10, ये 0 कट गया, x स्क्वायर बराबर आ गया 9। यहाँ से स्क्वायर इधर पक्षांतरण करेंगे तो 9 का वर्गमूल, और x का मान आ गया 3 वर्ष, या 3 आ गया, ये मानो ना आप, वर्ष तो अब निकाल लें। अब दोनों की आयु निकालेंगे तो ये तो 2 गुणा 3 6 वर्ष हो गई, और ये हो गई आपकी 5 गुणा 3, x का मान 3 रख लेंगे इसमें, 15 वर्ष। सोनल और सोनम की आयु आ गई वर्तमान 6 वर्ष और 15 वर्ष। दोनों की आयु का योग पूछा है, तो दोनों को जोड़ दो, 6 + 15 21 वर्ष दोनों की आयु का योग हो गया।